हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अभी तक हम लोग दो मेथड यूज कर चुके हैं रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करने के। कौन कौन से? एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और एक हम लोग बात कर चुके हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, राइट बेटा? एंड आई होप आप लोगों को समझ आ चुके होंगे। अभी तक हम लोग उसके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस भी कर चुके हैं और उनके डेफिनेशन एंड ऑल दैट, हम लोग उनकी डेरिवेशन एंड ऑल दैट कर चुके हैं, राइट बेटा? अब आप थोड़ा सा आगे चलते हैं बेटा। देयर वर टू साइंटिस्ट नेम गुडबर्ग एंड वॉग। उन दोनों ने क्या किया? दे चेक द इन्फ्लुएंस ऑफ द कंसंट्रेशन ऑन द रेट ऑफ द रिएक्शन। उन्होंने देखा कि कंसंट्रेशन के बदलने से कैसे रेट ऑफ रिएक्शन बदल रहा है, राइट बेटा? और अपनी स्टडीज को कंप्लीट करने के बाद, एनालाइज करने के बाद दे गेव अ लॉ, ठीक है? दे गेव अस अ लॉ व्हिच इज कॉल्ड द लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या बोला जाता है उसे? लॉ ऑफ मास एक्शन। नाउ व्हाट इज लॉ ऑफ मास एक्शन? कई लोगों को याद आ गया होगा बेटा कि ये सेम लॉ आप लोगों ने कहां पर पढ़ा था? यस, इन क्लास 1 आप लोगों के पास एक चैप्टर था इक्विलिब्रियम, वहां पर भी हम लोगों ने इसी लॉ को पढ़ा था व्हिच इज लॉ ऑफ मास एक्शन। डन बेटा? अब गुडबर्ग और वाग ने हम लोगों को क्या बोला कि मान लीजिए वही इक्वेशन हम लेके चलते हैं जो हम लोगों ने अभी लिया था, दैट इज A moles of A plus B moles of B reacts to form C moles of C plus D moles of D, राइट बेटा? अब उन्होंने कहा कि इस रिएक्शन के लिए जिसमें हमारे पास रिएक्टेंट है A और B और प्रोडक्ट है हमारे पास C एंड D, अब इनमें रेट ऑफ रिएक्शन कैसे चेंज करेगा विद द चेंज इन कंसंट्रेशन। सो द डेफिनेशन ऑफ द लॉ इज, लेट्स राइट द डेफिनेशन। अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए। यस श्रेया, स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर नोट्स नाउ। तो क्या था हमारे पास? दिस लॉ स्टेट्स दैट, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो हम लोग कहते हैं कि दिस लॉ स्टेट्स दैट, आई होप आप लोगों को नजर आ रहा है सभी को, स्टेट्स दैट एट अ गिवन टेम्परेचर, अगर आप लोग एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बारे में बात कर रहे हैं, एट अ गिवन टेम्परेचर, यस शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं बेटा मैं। दिस लॉ स्टेट्स दैट एट अ गिवन टेम्परेचर द रेट ऑफ अ रिएक्शन, द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली, यस बेटा ध्यान दीजिएगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द product of the active masses of all the reactants with each active mass, done beta, active mass term raised to the power of their stoichiometric coefficients, done beta, short form में लिखूं, stoichiometric coefficients as given in the balanced chemical equation। डन बेटा? आई होप आप लोगों को क्लियर है डेफिनेशन। देखिए एक बार फिर से देखते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन? दिस लॉ स्टेट्स दैट एट अ गिवन टेम्परेचर द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स with each active mass term raised to the power of their stoichiometric coefficients as given in the balanced chemical equation। Is it clear बेटा? Done। अब इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखते हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? गौर फरमाइए बेटा। दैट मींस कि क्या मैं लिख सकता हूं कि जो रेट आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन आएगा, डन बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग नॉर्मली किसके साथ कैसे लिखते हो आप लोग? रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग क्या लिखते हैं नॉर्मली? माइनस dx/dt। अब हम लोग यहां पर इसको क्या लिख रहे हैं कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ध्यान दीजिएगा बेटा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, डन, with each concentration term or all active masses term raised to the power of their coefficients as given in the balanced chemical equation। बड़ा सिंपल सा लॉ है, फिर से देखिए। दिस लॉ स्टेट्स दैट द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन और एक्टिव masses of the reactants, done beta, with each active mass term raised to the power of this stoichiometric coefficient as given in the balanced chemical equation। Is it clear beta? Anyone having any doubt on this? Shall I move forward? Yes।
अब देखिए जब भी आप लोग प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट रिमूव करेंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। अब यहां पर वो कांस्टेंट क्या है, k, और दिस k इज कॉल्ड योर, इस k को क्या नाम दिया जाता है, दिस k इज टर्म्ड एज योर रेट कांस्टेंट। क्या कहते हैं हम लोग इसको, रेट कांस्टेंट, और इट इज आल्सो टर्म्ड एज वेलोसिटी कांस्टेंट। इसे एक और नाम देते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, यस, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। क्या नाम देते हैं हम लोग इसको, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। डन बेटा, क्लियर, चला जाए आगे। चलिए अब यहां पर 2-3 चीजें हैं जो आप लोगों को जिन पर फोकस करना है बेटा। फर्स्ट वर्ड टू बी फोकस्ड इज योर एक्टिव मासेस। यहां पर क्या लिखा गया है, एक्टिव मासेस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिव मासेस बेटा। अब जब आप लोग एक्टिव मास के बारे में बात कर रहे हो बेटा, तो यहां पर जब हम लोग बात करेंगे तो रिएक्शन कैन बी इन सॉल्यूशन फेज और कैन बी इन दी गैसियस फेज। रिएक्शन सॉल्यूशन फेज में भी हो सकती है और गैसियस फेज में भी हो सकती है। डन। अगर तो रिएक्शन है बेटा सॉल्यूशन फेज में, डन, किसमें है आपके पास रिएक्शन, सॉल्यूशन फेज में। अगर रिएक्शन सॉल्यूशन फेज में है तो आप लोग जो एक्टिव मासेस हैं उनको क्या किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, मोलैरिटी की फॉर्म में। किस फॉर्म में, मोलैरिटी में। दैट मींस दे विल बी नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम और कंसंट्रेशन होगी किसमें, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर है सभी को बेटा। हम लोग वहां पर मोलर कंसंट्रेशन लेंगे। क्या लेंगे आप लोग वहां पर, मोलर कंसंट्रेशन। डन बेटा, क्लियर, किसी को कोई डाउट्स। सेकंड, अगर हमारे पास वो कौन सा फेज है, गैसियस फेज। क्या हुआ, अगर वो हुआ हमारे पास गैसियस फेज, तो हम लोग उसकी एक्टिव मास को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उनके पार्शियल प्रेशर के रूप में। डन बेटा, दैट मींस कि उस केस में आप लोगों का एक्टिव मास क्या होगा, उनका पार्शियल प्रेशर। और यहां पर भी हम लोग क्या ले सकते हैं, मोलैरिटी भी ले सकते हैं यहां पर। दैट मींस फॉर सॉल्यूशन फेज इट इज ऑलवेज मोलैरिटी, फॉर गैसियस फेज इट कैन बी मोलैरिटी एज वेल एज देयर पार्शियल प्रेशर। आई होप इट इज क्लियर। तो दिस इज एक्टिव मास का मतलब यहां पर आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए। क्लियर। आगे देखिए, दूसरा वर्ड जो आप लोगों को समझना है, थोड़ा सा पानी के लिए भाई साहब, आप तब तक नोट कीजिए, चलो जल्दी से नोट्स बना लीजिए साथ साथ में बेटा भी। अब देखो दूसरी चीज जो आप लोगों को समझनी है वो यहां पर क्या है, के। के का है हमारा यहां पर रेट कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट, और उसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। नाउ व्हाई इट इज सो कॉल्ड। देखिए मैं पहले बता चुका हूं कि अगर आप लोगों को इसकी डेफिनेशन देनी है कांस्टेंट की तो कैसे देंगे। अगर आप लोग इस k को डिफाइन करना चाहते हैं तो इस k को डिफाइन करने के लिए आप लोग क्या कीजिए, यहां पर मेरे पास क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। डन। क्या है मेरे पास, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू k। डिफाइन करने के लिए आप क्या कीजिए कि जो इसकी तरफ वाली टर्म है, जो इसके साथ टर्म्स हैं, उनको क्या पुट कर लीजिए 1। टेक द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A as 1 एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B आल्सो as 1। डन बेटा। मान लीजिए रिएक्शन किस फेज में है, सॉल्यूशन फेज में है। अब सॉल्यूशन फेज में आएगा तो कैसे हम लोग लिखते हैं, AQ लिखते हैं यहां पर। उसके साथ में क्या लिखा होगा, AQ लिखा होगा रेक्टेंगल के फॉर्म में। डन। दैट मींस यहां पर आपके पास क्या लिखा होगा, AQ। डन बेटा। नेक्स्ट आप लोगों को क्या लिखा होगा, AQ सॉल्यूशन फेज। और अगर गैसियस फेज में हुआ तो क्या लिखा होगा, G। डन बेटा, क्लियर। सबस्क्रिप्ट यहां पर AQ होगा, यहां पर G होगा। अब यहां पर मेरे पास क्या आया, K × 1 × 1, तो रेट आपका किसके बराबर आ गया, K। तो आप लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि रेट कांस्टेंट K इज इक्वल्स टू, यस, रेट कांस्टेंट K इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ द रिएक्शन, राइट, व्हेन द एक्टिव मास और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ all the reactant is taken as unity. Then beta, when the molar concentration of all the reactant is taken as unity. Am I clear? Simple है। चलिए तो यहां से आप लोग इन दोनों की डेफिनेशन निकाल सकते हैं। क्लियर। चलो आगे चलिए, लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर दिस। मान लीजिए हम एक रिएक्शन की क्या ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, और वो रिएक्शन कौन सी आप लोगों के पास, H2O2। डन बेटा। रेट्स विद से आप लोगों के पास ये डिकम्पोज होके क्या बना रहा है, H2O। डन बेटा, डिकम्पोज हो रहा है और क्या बना रहा है, H2O + O2। डन बेटा। अगर इसके दो मोल्स हैं तो यहां पर भी 2 ले लीजिए, यहां पर क्या आ रहा है मेरे पास, ये आ रहा है। इज इट फाइन बेटा। किसी को कोई डाउट है इसमें, क्लियर। चला जाए आगे। अब ध्यान देना बेटा सारे, मान लीजिए कि हम लोगों को इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन मेरे पास यहां पर क्या आएगा, एज पर योर लॉ ऑफ मास एक्शन क्या आएगा बेटा, यस,
रेट इज इक्वल टू के इंटू H2O2 टू पावर कितना आ जाएगा मेरे पास 2. क्लियर? एज सिंपल एज दैट. श्योर? अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि क्या इसका एक्चुअल रेट भी यही है जो आप लोगों के सामने दिया गया है? वेदर यस और नो. द राइट आंसर इज नो. वो क्यों बेटा? दिस इज योर थ्योरेटिकल लॉ. ये पूरा का पूरा लॉ क्या है? एक थ्योरेटिकल लॉ है और इट्स अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट. लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो इस रिएक्शन के लिए जो हमारे पास एक्चुअल रेट ऑफ रिएक्शन आया वो ये नहीं आया. तो क्या आया? हमने देखा कि जो एक्चुअल रेट ऑफ रिएक्शन आया, द एक्चुअल रेट ओवर हियर इज, देखने में आया कि जो एक्चुअल रेट है वो ये नहीं है. एक्चुअल रेट क्या है आप लोगों के पास? रेट इज इक्वल टू के इंटू H2O2 टू पावर 1. एक्चुअल रेट इसका ये है. एक्सपेरिमेंटली फाउंड करने के बाद पता चला कि जो एक्चुअल रेट है वो ये. क्लियर? दैट मींस कि दिस लॉ व्हिच इज योर लॉ ऑफ मास एक्शन इज नॉट एप्लीकेबल इन योर केमिकल काइनेटिक्स. ठीक है? ये हर जगह पर हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में इसको एप्लीकेबल नहीं है. तो इसके लिए हमारे पास अब इस चीज को कौन एक्सप्लेन करेगा? राइट? अब इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कि क्यों ये H2O2 की पावर 1 आया जबकि रिएक्शन में हमारे पास जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट था वो क्या था? 2 था. डन. तो 1 कहां से आया? अब दिस 1 इज एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली फाउंड. डन बेटा. तो अब हम लोग इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि ये कैसे आया? उसके लिए हमारे पास एक और लॉ है एंड दैट इज कॉल्ड योर रेट लॉ. उस लॉ को हम लोग क्या नाम देते हैं? दैट इज टर्म्ड एज रेट लॉ. क्या बोला जाएगा उसे? रेट लॉ. और उसे हम लोग बेसिकली अच्छी किताबों में से ऑर्डर लॉ भी लिखा होता है बेटा, और इसे रेट एक्सप्रेशन भी बोल देते हैं. क्या बोल देते हैं? रेट एक्सप्रेशन. क्लियर? चला जाए आगे. अब लेट्स राइट द डेफिनेशन ऑफ दिस लॉ एज वेल. कैन आई रेज दिस? चलिए मैं इसको रेज करें, इसको रेज करें, इसको कर दें. चलिए रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन देख लेना भैया, कई बार पूछ जाती है टेस्ट वगैरह में, पूछ लेते हैं उसको. डन बेटा. अभी मैं इसको यहीं पर लिखा रहने देता हूं ताकि हम लोग इसको डिफाइन कर सकें अच्छे से. डन बेटा. अब बाय डेफिनेशन मान लीजिए फॉर एग्जांपल यही हाइपोथेटिकल इक्वेशन है हमारे पास. इसी हाइपोथेटिकल इक्वेशन के लिए अगर हमें रेट लॉ की डेफिनेशन देनी है तो व्हाट इज रेट लॉ? बाय डेफिनेशन अगेन बेटा ध्यान दीजिएगा कि दिस लॉ स्टेट्स दैट क्लियर एट अ गिवन टेम्परेचर, सबको नजर आ रहा है भाई? एट अ गिवन टेम्परेचर द रेट ऑफ अ रिएक्शन, मैं शॉर्ट फॉर्म में यूज लिखूंगा बेटा, द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. देखो अभी आप लोग बोलेंगे सर आपने सेम ही लिख दिया सारा कुछ. ठीक है, सेम ही है, जहां पर अंतर आएगा वो ध्यान दीजिएगा, वहां पर फोकस कीजिएगा. दिस लॉ स्टेट्स दैट एट अ गिवन टेम्परेचर द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट. सोच रहे हैं कहां पर सेम आएगा, डिफरेंट आएगा, समझ आ गया? टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव masses, to the product of the active masses of all the reagents with each reagent term raised to the power of the coefficients, ध्यान दीजिएगा, which may or may not be equal to the stoichiometric coefficients. Which may or may not be equal to the stoichiometric coefficients. Is it fine बेटा? Done. अब ध्यान दीजिएगा डेफिनेशन में. इसमें हम लोगों ने क्या बोला कि दिस लॉ स्टेट्स दैट a given temperature the rate of reaction is directly proportional to the product of the active masses of all the reactants. यहां पर क्या था? active masses of the reactants. यहां पर फोकस करने वाली बात क्या है कि यहां पर क्या थे? सिर्फ reactants. लेकिन यहां पर हम लोगों ने क्या बोला? प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द रेजेंट्स. जिन बच्चों ने लास्ट लेक्चर देखा है मैंने वहां पर रेजेंट वर्ड का मतलब समझाया था बेटा, अगर आप लोगों को याद है? यस. हम लोगों ने क्या बोला कि जब आप लोगों के पास रेजेंट वर्ड आ रहा है
तो रिलेटेड वर्ड का मतलब क्या होगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट रिएक्टेंट्स एज वेल एज प्रोडक्ट। हम लोग किस के बारे में बात कर रहे हैं? हम रिएक्टेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं और प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। Am I clear? That means कि रीजन क्या है, आप लोगों का रिएक्टेंट भी हो सकता है वहां पर और प्रोडक्ट भी हो सकता है। That means कि जो आपका रेट लॉ है that can be defined in the term of reactant as well as product, whereas जो लॉ ऑफ मास एक्शन उसमें हम लोग सिर्फ क्या यूज कर रहे हैं? रिएक्टेंट्स को यूज कर रहे हैं। सो पहला डिफरेंस तो ये आ गया। दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या आया कि यहां पर हम लोगों ने क्या बोला कि active masses terms are raised to the power of their stoichiometric coefficients as given in the balanced chemical equation. Is it clear? Whereas यहां पर हम लोगों ने क्या बोला है कि the active masses terms are raised to the power of the coefficients which may or may not be, focus कीजिएगा, which may or may not be equal to the stoichiometric coefficients. Clear? अब आगे आने वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कब होगा और कब नहीं होगा। यहां पर हम लोग क्या कह रहे हैं कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। किस केस में होगा? जिस केस में होगा वो एक स्पेशल केस है, अदरवाइज ये कभी भी बराबर नहीं होता। सिर्फ स्पेशल केस में ही इसके बराबर हो सकते हैं। डन बेटा, चलिए, इज इट क्लियर? अब इसी लॉ को अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो मैथमेटिकली आप लोग क्या लिखेंगे? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। अगर ये सॉल्यूशन ही है, हमारे पास सॉल्यूशन वाला फेस है, तो यहां पर जो पावर्स आएंगी, these powers are x and y, not a and b, and this x and y beta, this x and y can be equal to, yes, can be equal to a and b and cannot be equal to a and b। बस ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोग क्या रखेंगे, याद रखेंगे। डन बेटा, अगेन आप लोग इसको ओपन अप कीजिए, बाकी चीजें वही है सारा कुछ। तो रेट क्या आ जाएगा? k into concentration of a to power x and concentration of b to power y। आई होप आप लोगों को क्लियर है ये चीज। श्योर? चला जाए आगे। चलिए, दोनों डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा बेटा एक बार। अब किस तरह से ये लॉ अब हमारा एक्सप्लेन करेगा कि एक्चुअल में जो रेट आया वो ये कैसे आया। राइट बेटा? डन। अब जैसे मैंने बताया, दिस इज अ थ्योरेटिकल कांसेप्ट बेटा, दिस इज अ टोटल एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट। ये क्या है? पूरे की पूरा एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। डन। इन एक्चुअल प्रैक्टिस किसी भी कोई भी रिएक्शन हमारे पास है, उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है किसी भी रिएक्टेंट की किस पावर पे डिपेंड करेगा। राइट बेटा? वो हम लोग एक्सपेरिमेंटली फाउंड करके ही बता पाएंगे। इन एक्चुअल प्रैक्टिस हम कभी भी रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते कि उसका, इसको कितना नाम दिया जाता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दिस पावर इज एक्चुअली टर्म्ड एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दैट मींस कि इसको हम लोग कभी भी किसी भी रिएक्शन को देखकर नहीं बता सकते कि उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। That is only determined through an experiment. That is why it is called an experimental concept. ध्यान दीजिएगा। अब हमें कैसे पता लगा कि ये पावर 1 है? अब ये राज छुपा हुआ है इसके मैकेनिज्म में। तो मैं इसका अगर मैकेनिज्म दूं आप लोगों का रिएक्शन का, तो दिस रिएक्शन एक्चुअली टेक प्लेस इन 2 स्टेप्स। क्या होता है? ये रिएक्शन 2 स्टेप में होती है। कैसे? इस रिएक्शन का जो फर्स्ट स्टेप है, ध्यान देना बेटा, इस रिएक्शन का जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है? 2 चीजें आप लोगों को यहां पर सीखनी है, दोनों पे ध्यान दीजिएगा बेटा। फर्स्ट स्टेप मेरे पास क्या है कि H2O2 चेंज होता है किसमें? फर्स्ट ऑफ ऑल H2 प्लस O में। डन बेटा? क्लियर? इज इट फाइन? चला जाए आगे। नेक्स्ट स्टेप में ये O, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेप नंबर 2, नेसेंट ऑक्सीजन कंबाइन करेगा दूसरे नेसेंट ऑक्सीजन के साथ, और क्या आएगा मेरे पास? यस, O2। डन बेटा? अब इसमें जो आप लोगों को ध्यान देने वाली बात है बेटा कि दिस स्टेप और योर फर्स्ट स्टेप इज द स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन। ये क्या है मेरे पास? स्लो स्टेप है, दिस इज योर फास्ट स्टेप। यहां पर आप लोग बात याद रखिएगा कि अगर आप लोगों को किसी रिएक्शन का मैकेनिज्म गिवन है, राइट, और उसी से हम लोगों को पता लगा पाएंगे कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। राइट? कि रेट ऑफ रिएक्शन किसी रिएक्टेंट की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है, पावर 0 पे डिपेंड कर रहा है, पावर 2 पे डिपेंड कर रहा है, या किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्लियर? जैसे हम आगे इसको डिफाइन करते जाएंगे आपका क्लैरिटी लेवल और अच्छा होता जाएगा। दैट मींस आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखना है कि अगर मैकेनिज्म गिवन है रिएक्शन का, तो व्हिच इज द स्लोएस्ट स्टेप, बिकॉज़ जो स्लोएस्ट स्टेप है, स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। याद रखिएगा कि यही आप लोगों का क्या होगा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। किसी भी रिएक्शन में द स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। जो स्लोएस्ट स्टेप होगा वो आप लोगों का क्या होगा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। याद रहेगा सभी को? श्योर? चलिए आगे चलते हैं।
अब यहां पर नाउ यू कैन गिव योर आंसर कि यहां पर आप लोगों का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो एक्चुअल रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? अगर आप लोग देखेंगे तो सिर्फ H2O है। रिएक्टेंट कौन है आपका? सिर्फ H2O है। रिएक्टेंट क्या आप लोगों का? H2O है, H2O2 है, और प्रोडक्ट क्या आ रहा है? H2O और O। दिस इज द सोलो स्टेप। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? H2O2 की पावर 1, H2O2 की पावर 1। इज इट क्लियर बेटा? समझ आया सभी को? Done. So this is the explanation for the actual rate of reaction of this reaction to be this. Clear? Am I right? चलूं आगे? चलिए जल्दी से कॉपी कीजिए, फिर हम उनको रेस कर देते हैं। अब इस लॉ का कोई मतलब नहीं रहा। अब जब भी हम लोग बात करेंगे, हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? हम लोग बात करेंगे रेट लॉ के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? रेट लॉ और ऑर्डर लॉ। इसको क्यों ऑर्डर लॉ कहते हैं मैं अभी बता रहा हूं हम लोगों को। चले रेस रेस, चलिए तब तक आप लोग कॉपी कीजिए जल्दी से। देखिए ये बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है। इस चैप्टर में भी आप लोगों को बड़े अच्छे अच्छे से न्यूमेरिकल मिलेंगे। बोर्ड्स में भी आप लोगों को न्यूमेरिकल ही पूछा जाएगा। इस चैप्टर में से एक न्यूमेरिकल तो श्योर है जो आएगा ही आएगा। सो आप लोग अपनी प्रैक्टिस भी इसी तरह से कीजिए कि आप लोग इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को तो कभी मत छोड़ने की भूल कीजिएगा बेटा। सभी न्यूमेरिकल्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, दोनों स्ट्रीम्स के बच्चे इनके न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छे से कीजिएगा इस चैप्टर। राइट बेटा? क्लियर? थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, लेकिन श्योर जो है 100% श्योर है कि एक न्यूमेरिकल तो जरूर आएगा ही आएगा इस टॉपिक में से। चलूं आगे? अब चलिए सो हम लोग यहां से अब बात कर सकते हैं एक और टर्म के बारे में, एंड दैट इज योर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अभी अगर मैं इसको जनरलाइज करूं, जो अभी हम लोग इक्वेशन लिख के आए थे, क्या था? A moles of A, B moles of B। हमारे पास जनरल इक्वेशन क्या थी? A moles of A, B moles of B, next to form C moles of C, D moles of D। डन बेटा? अब इसके लिए हम लोगों ने रेट क्या लिखा? ये एज पर द रेट लॉ, एज पर जब लॉ ऑफ मास एक्शन आता है तो लॉ ऑफ मास एक्शन में यहां पर क्या आता है हमारे पास बेटा? A और B। डन बेटा? जो कि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है हमारे पास। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं रेट लॉ के बारे में, तो रेट लॉ में यहां पर पावर क्या आएगी? x एंड y व्हिच मे और मे नॉट बी इक्वल टू A एंड B। इतना चीज क्लियर है सभी को? चलिए नाउ व्हाट बेटा? नाउ व्हाट इज दिस x एंड y? अभी x एंड y क्या है? ये x एंड y हम लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं सिर्फ a के बारे में बात करूं, डन? अगर मैं सिर्फ a के बारे में ही आप लोगों से बात करता हूं, अभी इस चीज को मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं यहीं पर। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। मान लीजिए मेरे पास रिएक्शन है a रेट टू फॉर्म b। कोई रिएक्शन मेरे पास a रेट टू फॉर्म b, और यहां पर a का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट मेरे पास क्या है? 1 है, और b का भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट मेरे पास क्या है? 1 है। डन बेटा? इसमें किसी को कोई डाउट? चलिए अब अगर मैं रेट इसका आप लोगों को दूं, से द रेट ऑफ द रिएक्शन इज, इस चीज का रेट ऑफ रिएक्शन मेरे पास आया K इनटू कंसंट्रेशन। डन? अब मुझे नहीं पता कि ये A के हिसाब से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है या जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। आई डोंट नो। क्लियर? मुझे नहीं पता कि रेट ऑफ रिएक्शन इन जनरल अगर आप बात करें तो आप लोगों को पता ही बेटा कि R किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? कंसंट्रेशन ऑफ A के ऊपर। R किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? कंसंट्रेशन ऑफ A के ऊपर। अगर इसकी कंसंट्रेशन बदलेगी तो रेट की वैल्यू बदलेगी बेटा। इज इट फाइन? अगर इसकी कंसंट्रेशन चेंज होगी तो रेट भी चेंज होगा ना बेटा। इज इट क्लियर? डन? क्योंकि इसकी क्या है, डायरेक्टली पूछने के लिए बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये कम होगा तो ये भी क्या होगा? कम होगा। अब किस पावर से चेंज हो रहा है वो हम लोगों को नहीं पता। चलिए रिवर्स थ्योरी थोड़ा सा लगाते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर ये पावर क्या है मेरे पास? x है या y है या कुछ भी ले लीजिए। मान लीजिए मेरे पास क्या है? x है। डन? नाउ ये x क्या है? दिस x इज एक्चुअली द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ये x क्या है मेरे पास? एक्चुअली द ऑर्डर। इस रिएक्शन के लिए ये x क्या है मेरे पास? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। डन बेटा? क्लियर? इसका मतलब क्या है? मान लीजिए लेट इफ, ध्यान देना बेटा, इफ कंसंट्रेशन ऑफ A इज डबल। अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज होगा तो अपना जरा मैथमेटिकल वाला दिमाग सारा यूज करेंगे। थोड़ा सा मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों बच्चे इसके ऊपर फोकस करेंगे बेटा। डन बेटा? इफ कंसंट्रेशन इज डबल, मान लीजिए कि मैंने कंसंट्रेशन को क्या कर दिया? डबल कर दिया। इफ कंसंट्रेशन इज डबल, और डबल करने के बाद जब मैंने A की कंसंट्रेशन डबल की, आपके रेट ऑफ रिएक्शन को कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। R रिमेन्स कांस्टेंट। दिस रेट R रिमेन कांस्टेंट। मान लो ये क्या रहा? कांस्टेंट रहा, कोई चेंज नहीं आया। डन? मैंने कंसंट्रेशन ऑफ A को क्या करा? कंसंट्रेशन ऑफ A इज डबल, तो मेरे R क्या रहा? कांस्टेंट। कैन एनीबॉडी ऑफ यू गेस कि यहां पर x क्या होगा? यस, वेरी गुड। जो तो मैथमेटिकल बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं, देखिए 10 तक तो सभी ने मैथ्स पढ़ा है ना बेटा।
तो आप लोग यहां से बड़े इजीली अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ए की कंसंट्रेशन चेंज होने से आर को कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा तो यहां पर एक्स क्या होगा, यस एक्स ओवर हियर मस्ट बी जीरो। क्या होगा, जीरो होगा, बिकॉज एनीथिंग पावर जीरो इज वन। दैट मींस नेचुरल प्रैक्टिस रेट ए के ऊपर डिपेंड कर ही नहीं रहा, रेट जैसा है वैसा ही रह रहा है, वो कांस्टेंट ही रह रहा है, उस पर कोई चेंज नहीं आ रहा बेटा। दैट मींस कि वो ए की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर ही नहीं रहा। दैट मींस रिएक्शन विल बी ऑफ जीरो ऑर्डर। क्या बोला जाएगा उससे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फिर हुआ बेटा, चलिए थोड़ा और देखते हैं, आप लोगों को और क्लैरिटी हो जाएगी। एक और केस लेते हैं, इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल। मान लीजिए कंसंट्रेशन ऑफ ए को आप लोगों ने क्या किया, डबल किया, आपका जो आर है वो भी हो गया ट्वाइस। क्या हो गया, ट्वाइस। अब देखिए, जब आप लोगों ने कंसंट्रेशन ऑफ ए को डबल किया, यानी कि ए से कितना किया, 2a किया, ए से कितना किया, 2a। यहां पर अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपने ए की जगह पर क्या किया, 2a, तो आप लोगों का आर भी क्या हो गया, 2 टाइम्स। डन। तो x क्या होगा, अंदाजा लगाइए। यस, आप लोगों का x क्या होगा, 1। x क्या होगा, 1। अगर वहां पर 1 पुट करते हैं और यहां पर आप a की जगह पर 2a कर रहे हैं तो रेट भी आप लोगों को क्या हो रहा है, 2 टाइम्स। रेट क्या आ जाएगा, k इंटू 2 इंटू k इंटू a, 2 बाहर आ जाएगा, तो x क्या होगा उस समय आपका 1। इज इट क्लियर। चलिए एक और एग्जांपल लीजिए, इफ कंसंट्रेशन ऑफ a इज डबल। फिर से वही आप लोगों ने डबल किया, अब आप लोगों का r क्या हो रहा है, थ्राइस, या 3 टाइम्स हो गया मान लीजिए, नहीं कितना हो गया, मान लीजिए आप लोगों ने डबल किया तो हो गया आपके पास 8 टाइम्स। कितना हो गया, 8 टाइम्स इस समय। डन। अगर 8 टाइम हुआ, ध्यान देना बेटा, आप लोगों ने कंसंट्रेशन ऑफ ए को डबल किया और आर आपका क्या हो गया, 8। कैसे होगा, अगर आप इस 2a को क्या करें, a की जगह पर 2a कर रहे हैं, लेकिन आपका जो r आ रहा है वो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। वो कब आएगा, जब इसकी पावर क्या होगी, यस पावर क्या होगी, 3। 2 3 से कितना होता है, 6, लेकिन 2 की पावर 3 हो तो वो कितना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8। दैट मींस कि वहां पर क्या आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आई, 3 आई। सो रिएक्शन इज ऑफ थर्ड ऑर्डर। रिएक्शन इज ऑफ थर्ड ऑर्डर। एक लास्ट एग्जांपल, इफ, अब सभी आंसर देंगे, इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल, सभी का आंसर आना चाहिए। आर आप लोगों का हो रहा है 4 टाइम्स। क्या हो रहा है, 4 टाइम्स। वेरी गुड, यस। इस समय अगर ये 4 टाइम्स हो रहा है, अगर आप इसको डबल कर रहे हैं तो आपका आर कितना हो रहा है, 4 टाइम्स। दैट मींस कि यहां पर क्या रहा होगा, यहां पर पावर क्या होगी, अब यस पावर होगी हमारे पास 2, एक्स क्या होगा, 2। इज इट क्लियर। सो यहां पर ये रिएक्शन कौन सी है, जीरो ऑर्डर हो जाएगी। यहां पर रिएक्शन क्या हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, यहां पर थर्ड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, और यहां पर फोर्थ सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए। डन बेटा, क्लियर। सो क्या आप लोगों को ऑर्डर की कहानी समझ आई। डन, चला जाए आगे। ओके, कॉपी दिस, जल्दी से कॉपी मारो। Shall I proceed? चलिए मैं लॉ को रेज कर रहा हूं। आई होप आप लोगों ने कॉपी कर लिया है सभी ने। तब तक आपको कॉपी करके दीजिए जल्दी से। हो गया कॉपी बेटा सभी का। Shall I raise this as well? चलिए चलिए आगे चलते हैं बेटा। आई होप आप लोगों को ये ऑर्डर की कहानी समझ आ गई है। क्लियर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं आप लोगों के साथ कि आप लोगों को इसकी क्लैरिटी अच्छे से हो जाए कि है क्या। डन बेटा। अभी ओवरऑल अगर मैं इकट्ठा करूं तो हम लोगों ने क्या बोला कि रेट, अगर मेरे पास वही हाइपोथेटिकल इक्वेशन थी k इनटू कंसिडरेशन ऑफ a रेज़ टू पावर x एंड b रेज़ टू पावर y। डन बेटा। अब यहां से अगर आपको डिफाइन करना है द रेट ऑफ रिएक्शन, हमारे पास ये आया तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि क्या कहेंगे आप लोग बताइए। द रिएक्शन इज ऑफ ऑर्डर x विद रिस्पेक्ट टू a एंड ऑर्डर y विद रिस्पेक्ट टू b। क्लियर होती है चीज। डन बेटा। हम लोग क्या बोल सकते हैं, द रेट ऑफ द रिएक्शन इज
is of order x with respect to a and is of order y with respect to b. अगर आप लोगों को टोटल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालना है, क्या निकालना है? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। डन बेटा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, इसको हम लोग डिनोट करते हैं किसके साथ? n के साथ। तो वो क्या आएगा देखिएगा, इन एक्चुअल प्रैक्टिस इट इज द सम ऑफ द पावर्स। क्या है डेफिनेशन? आगे जाके हम लोगों को इसको और अच्छे से करना है। इन सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करूं तो इट इज द सम ऑफ द पावर्स टू व्हिच द कंसिडरेशन टर्म्स आर रेज्ड। डेफिनेशन ध्यान सुनिएगा बेटा, ऑर्डर क्या है? इट इज द सम ऑफ द पावर्स टू व्हिच द कंसिडरेशन टर्म्स आर रेज्ड इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। याद रखिएगा कि किसमें हो ये? रेट लॉ एक्सप्रेशन में, नॉट इन द लॉ ऑफ मास एक्शन। डन, नॉट इन द लॉ ऑफ मास एक्शन। किसमें? जब आप बात कर रहे हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन की। तो व्हाट इज द ऑर्डर? ऑर्डर इज द सम ऑफ द पावर्स टू व्हिच द कंसिडरेशन टर्म्स आर रेज्ड इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। इज इट क्लियर? चला जाए आगे। चलिए एक और छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सी कि हाउ मेनी ऑफ यू कैन डू दैट। मान लीजिए आप लोगों के पास एक इक्वेशन है 2NO2 प्लस F2 रेट्स टू फॉर्म, मान लीजिए मेरे पास क्या आया? 2NOF। क्लियर बेटा? 2NO2F। डन बेटा, क्लियर। अब इसका लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से रेट अगर हम लिखते हैं, ध्यान देना बेटा, रेट इसका हम लोगों ने देखा क्या आया? K इंटू NO2 टू पावर 2 एंड F2 टू पावर 1। ये किस हिसाब से आया? एज पर लॉ ऑफ मास एक्शन, एज पर लॉ ऑफ मास एक्शन। डन बेटा, क्लियर। लेकिन आप लोगों को डाटा गिवन है साथ में कि रिएक्शन आप लोगों के पास यही है। ध्यान देना बेटा सभी लोग, रिएक्शन आप लोगों के पास सही यही है और आपको बोला गया है कि इस रिएक्शन के लिए जो स्लोएस्ट स्टेप है इस रिएक्शन का, ध्यान देना, द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ दिस रिएक्शन इज गिवन टू यू एज NO2। क्या गिवन है आप लोगों को? NO2 प्लस F2 combines to give NO2F प्लस 1 more F। मान लीजिए ये आप लोगों के करेक्शन गिवन है साथ कि ये स्लोएस्ट स्टेप आप लोगों के पास जो है वो ये है। NO2F2 आप लोगों को क्या दे रहा है? NO2F प्लस F। डन बेटा, क्लियर। सो व्हाट शुड बी, ध्यान देना क्वेश्चन पे, क्वेश्चन है व्हाट शुड बी दी ऑर्डर, व्हाट शुड बी दी रेट ऑफ द रिएक्शन। आप लोगों को देना क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन देना है एज पर रेट लॉ इज व्हाट विल बी दी रेट ऑफ द रिएक्शन एज पर योर रेट लॉ एक्सप्रेशन। देख लिया सभी ने? वेरी गुड। अब चेक कीजिए कि क्या आप लोगों का आंसर ये आया है? K इंटू NO2 टू पावर 1 एंड F2 टू पावर क्या आएगा? 1 आएगा। इज इट क्लियर? जिनका तो ये आया है दैट मींस कि उनको समझ आ गया है कि हम लोगों का अगर मैकेनिज्म की बात हो रही है, वहां पर मैकेनिज्म दिया गया। देखिए हम लोग सिंपल किसी रिएक्शन को देख के, मैं फिर बोल दूं, हम लोग किसी रिएक्शन को देखकर उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं निकाल सकते। डन बेटा, किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उस रिएक्शन को देखकर नहीं निकाला जा सकता, बिकॉज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट। हाँ, एक हमारे पास जो एक्सेप्शनल केस है वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कब ऐसा हो सकता है। अदरवाइज हम लोग जब भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे तो इट इज एन एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट, हम रिएक्शन को देखकर नहीं बता सकते। हाँ, कुछ चीजें अगर आप लोगों को गिवन हो तो वहां से हम लोग उसको निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने ये बताया कि अगर आप लोगों को रिएक्शन का मैकेनिज्म गिवन है, आप लोगों को स्लो स्टेप गिवन है, उस स्लो स्टेप के ऊपर ही रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता है? डिपेंड करता है, और वहां से हम उसको डिटरमाइन कर सकते हैं जैसे हम लोगों ने यहां से निकाल दिया। क्लियर? चले आगे। चलिए यहीं से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, तो क्या आप ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बता सकते हैं? यस, वेरी गुड। यहां पर हमारे पास ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या आएगा? वेरी गुड, क्या आ जाएगा? पावर्स टू व्हिच द कंसंट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन, नॉट इन द लॉ ऑफ मास एक्शन। 2 + 1 3 नहीं होगा, एक्चुअल में ऑर्डर क्या है मेरे पास? 1 + 1 2। समझ आ गया सभी को? क्लियर? चले आगे। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और समझ लेते हैं। मान लीजिए आप लोगों के पास कोई हाइपोथेटिकल इक्वेशन गिवन है, a + b reacts to form c, डन, और a + 2b reacts to form c, और आप लोगों को बोला गया है कि इस केस में इसका जो रेट है मेरे पास, डन बेटा। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को समझ लेनी है। अब अगर इसका लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से रेट निकालते तो क्या आता?
लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से अगर आप लोग इसका रेट निकालते हो, मेरे पास आता है k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ a टू पावर 1 और b टू पावर 2। क्लियर, डन। अब क्या इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअल में यही है कि नहीं है? यस, आप कभी भी श्योरली नहीं कह सकते कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन यही है अनटिल एंड अनलेस ये मेरे पास क्या हो, एक एलिमेंट्री रिएक्शन हो। ये मेरे पास क्या हो, एक एलिमेंट्री रिएक्शन होनी चाहिए। नाउ व्हाट इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन? डन, एलिमेंट्री रिएक्शन, और इसको हम लोग बोल सकते हैं सिंगल स्टेप रिएक्शन। डन, क्या होनी चाहिए, सिंगल स्टेप रिएक्शन और एलिमेंट्री रिएक्शन, और इसे स्लो, और हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, सिंपल रिएक्शन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सिंपल रिएक्शन। ये याद रखिएगा। आइदर ये रिएक्शन क्या हो, सिंपल रिएक्शन, जहां फिर ये रिएक्शन आप लोगों को गिवन होगी एलिमेंट्री रिएक्शन है, राइट बेटा, और इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन जो एक ही स्टेप में हो रही है, राइट बेटा। इन केस में, उस केस में फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ डिटरमाइन करेंगे हम लोग रिएक्टेंट से, उसमें सिर्फ रिएक्टेंट टर्म्स ही आएंगी। देखिए रेट लॉ में मैंने आपको बताया कि वहां पर आप लोगों के रिएक्टेंट्स भी आ सकते हैं, वहां पर आप लोगों के प्रोडक्ट्स भी आ सकते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट वाली टर्म्स भी आ सकती हैं। कब आएंगी वो आगे जब हम जाएंगे पता चलता जाएगा आप लोगों को। लेकिन जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को सीखनी है वो ये है कि अगर आप लोग किसी रिएक्शन के बारे में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं उसका, उसी रिएक्शन को देख के ही सिर्फ, तो वो सिर्फ ये रिएक्शन हो सकती है, या ऐसी कोई रिएक्शन हो सकती है जिसमें आप लोगों को मेंशन किया जाए कि वो आप लोगों की एलिमेंट्री रिएक्शन है, जहां वो सिंपल रिएक्शन है, जहां आपका वो सिंगल स्टेप रिएक्शन है। डन बेटा, क्लियर। उस केस में आप लोगों की जो ये पावर्स है 1 and 2 दे विल बी इक्वल टू द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स एज गिवन इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। डन बेटा, वो किसके बराबर होगी, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के बराबर ही होंगी, और वहां पर प्रोडक्ट वाली टर्म भी कोई नहीं आएगी रेट ऑफ रिएक्शन। याद रहेगा सभी को, क्लियर। इसलिए वो वर्ड वहां पर मे और मे नॉट भी यूज किया गया था। अब क्लियर हुआ, क्या बोला था हम लोगों ने, दिस लॉ स्टेट्स दैट एट अ गिवन टेंपरेचर द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएजेंट्स। डन, अब रिएजेंट्स में रिएक्टेंट भी आ गए, प्रोडक्ट भी आ गए। अब यहां पर प्रोडक्ट नहीं है, सिर्फ रिएक्टेंट्स है। मैंने बताया था रिएक्टेंट्स भी हो सकते हैं, प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, राइट बेटा। with each active mass term raised to the power of their coefficients which may or may not be equal to the stoichiometric coefficients। नॉर्मली नहीं होते, लेकिन यहां पर वो उसके बराबर हो जाएंगे। चला जाए आगे, श्योर। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ आ रही है। चलो मैं आगे, अब आप लोग इसके आगे इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं। इन जनरल अगर मान लीजिए मेरे पास कोई रिएक्शन आती है, रेट आप लोगों को गिवन है, रेट इज इक्वल टू k इंटू a टू पावर n। डन बेटा, क्लियर। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूं। फर्स्ट तो ये चीज कि आप लोग उस रिएक्शन से डायरेक्टली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं जो आप लोगों की एलिमेंट्री रिएक्शन हो, जहां आप लोगों की सिंगल स्टेप रिएक्शन हो। डन बेटा, वहां से आप लोग सिर्फ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को ऐड कीजिए तो आप लोगों का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या करेगा, आ जाएगा। यहां पर हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आया, 1 + 2 = 3। अब एक और केस समझते हैं जब आप लोग अपना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं विदाउट एक्सपेरिमेंट। डन, ध्यान देना बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके पास कोई रिएक्शन गिवन है जिसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन आप लोगों को गिवन है k a टू पावर n। मान लीजिए कोई रिएक्शन गिवन है आप लोगों के पास a रेज़ टू फॉर्म b। डन बेटा, और आप लोगों को रेट का एक्सप्रेशन गिवन है। हाउ कैन यू फाइंड द यूनिट्स ऑफ k ओवर हियर? आप लोग k का रेट कांस्टेंट के यूनिट कैसे निकाल सकते हैं? सो द टॉपिक इज यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, राइट बेटा, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। क्लियर। आप लोग इसके यूनिट्स निकालना चाहते हो तो कैसे निकालेंगे, दिख रहा है सभी को। यहां पर k किसके बराबर आएगा, रेट अपॉन कंसंट्रेशन टू पावर n बेटा, a टू पावर n। डन बेटा, अब रेट के यूनिट्स हमेशा क्या होते हैं, यस, रेट क्या है, क्या किया था, रेट किसके बराबर था, चेंज इन द कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। याद आया, ओके। तो क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन के यूनिट्स क्या होते हैं, मोल पर लीटर पर सेकंड। डन बेटा, अगर टाइम सेकंड में लिया जा रहा है और कंसंट्रेशन किसमें ली जा रही है, मोल पर लीटर में, तो यूनिट्स क्या आएंगे, मोल पर लीटर पर सेकंड अपॉन, अब हमारे पास नीचे भी क्या है, कंसंट्रेशन। डन, और कंसंट्रेशन की यूनिट्स मान लीजिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर भी मोल पर लीटर। डन, डन बेटा, मोल पर लीटर कंसंट्रेशन की यूनिट्स है, रेट की यूनिट्स क्या है, मोल पर लीटर पर सेकंड्स। डन बेटा, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, उसकी पावर क्या है मेरे पास n। डन, तो यहाँ पर अगर मैं चाहूं तो यहाँ से क्या मैं k की यूनिट्स निकाल सकता हूँ। आई होप आप लोग अपने आप कर लेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे। डन, मैं आप लोगों को एक शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूँ,
वो शॉर्टकट ट्रिक क्या है कि कंसंट्रेशन के अगर आप लोगों को के की अगर आप लोगों को यूनिट निकालने हैं, आप लोग ये तो सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप लोग कर लेंगे अपने आप। इनटू टाइम इनवर्स। डन बेटा। अब ये कैसे आया, अब आप यहीं से देख सकते हैं ये कैसे आया बेटा। ये फॉर्मूला आप लोगों के पास, किसका फॉर्मूला है आप लोगों के पास, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट इज इक्वल टू के इनटू ए टू पावर एन। अब रेट हम लोग किस तरह से लिखते हैं, डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। दैट इज अगर हम लोग यहीं से उठाते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा बेटा सभी लोग, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A टू पावर N। तो रेट के हम लोगों को पता है कि यूनिट्स क्या रहते हैं, दैट इज कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। रेट की यूनिट्स अगर हम लिखेंगे तो क्या आएंगे यहाँ पर, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। क्लियर बेटा, ये रहा K। अब दिस इज व्हाट इज दिस ब्रैकेट A रिप्रेजेंट, दिस इज अ स्क्वायर ब्रैकेट A। इस स्क्वायर ब्रैकेट A को ही हम लोग बोलते हैं मोलर कंसंट्रेशन। क्या बोलते हैं हम लोग, मोलर कंसंट्रेशन, एंड दैट इज मोलैरिटी। क्लियर बेटा। तो यहाँ पर भी ये क्या है मेरे पास, कंसंट्रेशन है, और कंसंट्रेशन की पावर मेरे पास यहाँ पर क्या है, n है बेटा। क्या है मेरे पास, n है। तो यहां से अगर आप लोग अपना k फाइंड आउट करते हैं, ध्यान दीजिए, तो आप लोगों का यहां से k क्या आएगा, k विल बी इक्वल टू, ध्यान दीजिए, कंसंट्रेशन क्या आ जाएगा, यस, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इनटू कंसंट्रेशन पावर n। दिस इज पावर 1, दिस इज पावर n, दिस इज टाइम। तो क्या आया आप लोगों के पास, क्या आप लोगों के पास k यही आएगा कि नहीं आएगा, गौर फरमाइए। k क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, कंसंट्रेशन टू पावर 1 माइनस n एंड टाइम इनवर्स। इज इट क्लियर। अब मोस्ट ऑफ द केसेस में कंसंट्रेशन हम लोग क्या लेते हैं, मोल पर लीटर, और टाइम हम लोग क्या लेते हैं, सेकंड्स में। तो आप लोगों के पास k की यूनिट्स क्या आ जाएंगे, मोल पर लीटर टू पावर 1 माइनस n अपॉन सेकंड इनवर्स। इज इट क्लियर बेटा, समझ आया सभी को। क्या आएगा, k इज इक्वल टू मोल पर लीटर टू पावर 1 माइनस n पर सेकेंड। लेकिन ये तब होगा जब हम लोग कौन सी रिएक्शन ले रहे हैं, सोल्यूशन फेज। रिएक्शंस आर ऑफ सोल्यूशन फेज। मैंने पहले बताया था कि एक्टिव मासेस हम लोग दो फॉर्म में ले सकते हैं, आइदर इन द सोल्यूशन फेज और इन द गैसियस फेज। सो अगर आप लोगों का फेज कौन सा है, सोल्यूशन फेज है, तब तो आप लोग यहां से सीधा क्या निकाल देंगे अपना, k इस फॉर्मूले से आ जाएगा, कंसंट्रेशन टू पावर 1 माइनस n एंड योर टाइम इनवर्स। ये आप लोगों का एक शॉर्टकट ट्रिक हो जाएगा। किसके लिए, आप लोग अगर निकालना चाहते हैं फॉर सोल्यूशन फेज। मैं लिख देता हूं, आप लोग नोट्स बना लीजिए साथ में। फॉर सोल्यूशन फेज अगर आप लोग बात कर रहे हैं, तो आप लोगों का k क्या आएगा, कंसंट्रेशन टू पावर 1 माइनस n एंड टाइम इनवर्स। बेसिकली टाइम किसमें दिया जाता है, सेकंड्स में दिया जाता है। सो टाइम इनवर्स की जगह पर हम सेकंड इनवर्स भी ले सकते हैं। नाउ फॉर गैसियस फेज, मान लीजिए आप लोगों के पास आ जाता है गैसियस फेज, तो आप लोग क्या करेंगे, अगर आप लोगों के पास है गैसियस फेज, तब आप लोगों का ये k की यूनिट्स क्या आएंगे, देन द शॉर्टकट ट्रिक विल बी k इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेयर्स तो पावर 1 माइनस n टाइम इनवर्स। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा ये चीज। मैंने क्या बताया था कि गैसियस फेज में हम लोग कंसंट्रेशन यहाँ पर क्या लेते हैं, गैसियस फेज में आप लोग कंसंट्रेशन की जगह पर क्या लेते हैं, yes, partial pressure of the gas, and what are the units of partial pressure of the gas, they will be in atmospheres। clear, ज्यादातर हम लोग उसको किसमें लेते हैं, atmospheres में। चला जाए आगे, आई होप आप लोगों को क्लियर है। चलिए, अब ये सब कुछ हम लोगों ने क्यों किया, जैसे कि हम लोग अभी टॉपिक डिस्कस कर रहे थे कि अगर आप किसी रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देना चाहते हैं, राइट, विदाउट गोइंग टू द मैकेनिज्म, तो आप लोग एक तो उस रिएक्शन का दे सकते हैं जो आप लोगों के पास क्या हो, एलिमेंट्री रिएक्शन हो, सिंगल स्टेप रिएक्शन हो, जिसे हम लोग सिंपल रिएक्शन भी बोल देते हैं। या फिर बेटा दूसरा केस क्या है कि आप लोगों के पास उसका ऑर्डर गिवन हो, आप लोगों के पास उसका क्या गिवन हो, ऑर्डर गिवन हो। अगर आप लोगों को ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन गिवन है, जब सॉरी आप लोगों के पास क्या गिवन है, रेट कांस्टेंट गिवन है, तो आप लोग वहां से ऑर्डर निकाल सकते हैं। वहां से आप लोग क्या निकाल सकते हैं, आप लोग ऑर्डर निकाल सकते हैं। रेट कांस्टेंट से ऑर्डर और ऑर्डर से रेट कांस्टेंट दोनों एक दूसरे से निकाले जा सकते हैं। कैसे, लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लीजिए कि इस रिलेशन आप लोगों को देखना है कि रेट कांस्टेंट की यूनिट्स क्या है, आप लोगों को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन गिवन है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना गिवन है आप लोगों को, n इज इक्वल्स टू से 0 ऑर्डर रिएक्शन है आप लोगों के पास। अगर आपके पास 0 ऑर्डर रिएक्शन है और आप लोगों के पास n क्या है, 0 है, तो आप लोगों के पास यूनिट्स ऑफ k क्या आएंगे, ध्यान दीजिए, रेट कांस्टेंट यूनिट्स क्या आएंगे, कंसंट्रेशन टू पावर 1 माइनस 0 दैट इज 1 एंड टाइम इनवर्स। अगर टाइम को आप लोग इसमें ले लेते हैं सेकंड्स में, तो क्या आ जाएगा, सेकंड इनवर्स। तो यूनिट्स क्या बने हमारे पास, मोल पर लीटर पर सेकंड। एम आई क्लियर।
फॉर जीरो ऑर्डर, दैट मींस कि फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट के आर मोल पर लीटर पर सेकंड। इफ इट इज इन दी, कौन सा फेज है मेरे पास, ये सॉल्यूशन फेज, और अगर ये गैसियस फेज होता है तो मेरे पास के यूनिट्स क्या आएंगे, गैसियस फेज के लिए आप लोगों के पास ये क्या आ जाएगा, यस के विल बी इक्वल टू एटमॉस्फेयर्स पावर 1 माइनस 0, तो 1 एटमॉस्फेयर सेकंड इनवर्स। डन बेटा, सिंपल, 1 माइनस 0 विल बी 1। क्लियर हो गया सभी को, श्योर। सिमिलरली अगर आप लोगों के पास n क्या है, 1 है, दैट मींस की रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो आप लोग अगर k निकालना चाहते हो तो k क्या आएगा बताइए, अगेन कंसंट्रेशन टू पावर, यस 1 माइनस 1 एंड योर टाइम इनवर्स और सेकंड इनवर्स, तो क्या आ जाएगा k आप लोगों के पास, 1 माइनस 1 इज 0, 1 माइनस 1 विल बी 0, एनीथिंग पावर 0 इज यस 1, तो बचा क्या सिर्फ सेकंड इनवर्स, बचा क्या सिर्फ सेकंड इनवर्स। एम आई राइट, क्लियर। सिमिलरली आप लोग गैसियस फेज से अपना निकालिए अभी, अगर n इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा तो आप लोगों के पास रिएक्शन कौन सा होगा, दैट विल बी ऑफ सेकंड ऑर्डर। क्लियर, आप लोगों को k निकालना है तो क्या आएगा, कंसंट्रेशन टू पावर, यस 1 माइनस 2 एंड योर सेकंड इनवर्स, मोल 1 माइनस 2 कितना आ जाएगा, -1, तो यहां पे मेरे पास क्या आया, ध्यान दीजिए, कंसंट्रेशन टू पावर -1 पर सेकंड। क्लियर है बेटा, इजी है। चलिए, तो -1 आया, दैट इज मोल पर लीटर टू पावर -1 और सेकंड इनवर्स, तो ये क्या बन जाएगा, दैट इज लीटर पर मोल पर सेकंड, तो ये आप लोगों के पास यूनिट्स आ जाएंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, लीटर पर मोल पर सेकंड। क्लियर है बेटा सभी को, ये आपके पास आ जाएंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, और ये आ गया आप लोगों के पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। आई होप आप लोगों को क्लियर है, डन, समझ आया बेटा। अब आप लोग इसे कैसे यूज कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए। मान लीजिए आप लोगों के पास क्वेश्चन आ जाता है, आपको क्वेश्चन गिवन है कि द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन, द रेट कांस्टेंट राइट ऑफ अ रिएक्शन इज k is equals to 20, कुछ भी दे दिया जाए आपको, मान 20 to 10 raised to power 3 पर सेकेंड, ये आपको गिवन है, k is equal to 20 to 10 raised to power 3 पर सेकेंड, एंड द क्वेश्चन इज व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। क्वेश्चन क्या है आप लोगों को, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब ऐसा अगर आप लोगों को डाटा गिवन है तो वहां पर भी आप लोग डायरेक्टली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, अदरवाइज मैंने ऐसे आपको बताया कि आप सिंपल किसी रिएक्शन को देखकर नहीं बता सकते कि उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, बिकॉज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट। एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम लोगों को पता लगेगा कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। एम आई क्लियर? तो अब यहां से आप लोग कैसे बताएंगे कि आप लोगों को ये मैग्नेटिक रेट तो देखना ही कितना दिया आपको, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन द यूनिट्स। ध्यान दीजिए कि यूनिट्स क्या है, दैट इज सेकंड इनवर्स। अगर यूनिट सेकंड इनवर्स है, राइट बेटा, अगर यूनिट सेकंड इनवर्स है तो आप लोगों का ऑर्डर क्या आएगा, यस इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या आ जाएगी, आंसर आ जाएगा इट विल बी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बिना कुछ किए आप लोग आंसर दे पाएंगे कि रिएक्शन कौन सी आप लोगों की, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इज इट क्लियर? आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है। ध्यान बेटा, इसी के बेसिस के ऊपर आप लोग कई क्वेश्चन कर सकते हैं, सिर्फ ध्यान दीजिएगा अपना पर सेकंड का, और यूनिट्स क्या आप लोग यहाँ पर सेकंड है, तो वहां से आप लोगों का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गया है। मान लीजिए आप लोगों को लीटर पर मोल पर सेकंड दिए जाते हैं, तो आप लोग वहां से अपना आंसर निकाल सकते हैं। ऑलराइट बेटा, क्लियर? बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स आते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ बोर्ड्स में किसमें 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, राइट, 1 मार्क क्वेश्चन पूछा जाता है और वो यहीं से आता है, यूनिट से आप लोग कर सकते हैं वहां। डन बेटा, क्लियर? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप लोगों के पास रिएक्शन है A प्लस, मान लीजिए A प्लस 3B रेड्स टू फॉर्म C, और आपसे पूछा गया है कि कैन यू पीपल गिव द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, तो क्या आप लोग इसका ऑर्डर दे सकते हैं? यस, द आंसर इज नो। आप लोग इसका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन नहीं बता सकते, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटली ही फाउंड किया जा सकता है। डन? हाँ, एक केस फिर से मान लीजिए आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया है, सेम रिएक्शन दी है, लेकिन साथ में यहाँ पर क्या लिख दिया गया है कि दिस इज योर एलिमेंट्री रिएक्शन। ये आप लोगों की क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन। डन? तो अब क्या आप इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं? यस, द आंसर इज यस। अब आप लोग इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं, तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, सम ऑफ द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स होंगे। डन बेटा, सम ऑफ द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट व्हिच आर 1 प्लस
3. Sum of the stoichiometric options which are 1 plus 3. So the answer is 4. So the answer is 4. I hope सबको clear है. Sure. Thank you very much. That's all for the day now बेटा. Next topic में हम लोग इसके numericals और एक और टॉपिक है जो हम लोगों ने बुक के हिसाब से नहीं किया, बिकॉज ज्यादातर बुक्स में क्या आता है कि रेट ऑफ फ्रैक्शन के बाद आप लोग पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ फ्रैक्शन. बट आई जस्ट वांटेड कि पहले हम लोग ये सारे फैक्टर्स कर लें, राइट बेटा, ये सारे लॉज कर लें.